नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोनू। लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12th के पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन के दूसरा पार्ट है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं दोस्तों, तो पार्ट 1 अवश्य देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने देख लिया है दोस्तों। तो बिना समय गवाए इस पार्ट को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहले मैंने कुछ चित्र दिया है दोस्तों। आप इस चित्र को देखकर काफ़ी कुछ समझ सकते हैं और इससे आगे कुछ प्रश्न भी आने वाले हैं। तो दोस्तों, देख रहे हैं कि इसमें स्पर्म और एग है जो इंटरमिक्स होकर जाइगोट का निर्माण किया है। इसमें देख रहे हैं दोस्तों, स्पर्म जो है हैप्लॉइड है, अर्थात एक गुणित है, और एग भी हैप्लॉइड है, अर्थात एक गुणित है। लेकिन दोस्तों, दोनों इंटरमिक्स होकर डाइप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है। तो दोस्तों, आपने देखा। और इसके आगे की जो प्रक्रिया है, जाइगोट जब बन जाता है तो इसके बाद जो एम्ब्रियो होता है दोस्तों, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, जो भ्रूण होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसे हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, आपको इस फोटो में दिख रहा होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। पहले एग जो रहता है, एग और स्पर्म आपस में इंटरमिक्स होकर जाइगोट बनाता है। जाइगोट जो है उसमें डिवीजन होता है, विदलन होता है, तो वो 2 सेल स्टेज में पहुंचता है दोस्तों। उसके बाद 4 सेल स्टेज आता है, और उसके बाद दोस्तों एक कठोर मोरूला बनता है, और मोरूला के बाद दोस्तों ब्लास्टोकास्ट का निर्माण करता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। तो देखिए, अगला जो चित्र है दोस्तों, इसमें आप ध्यान दीजिए। जो एम्ब्रियो होता है दोस्तों, उसका डेवलपमेंट एज ए चाइल्ड किस प्रकार होता है। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, छठा महीना, 7वां महीना, 8वां महीना और 9वें महीना तक उसका विकास कैसे होता है, इन सारी बातों को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपना प्रश्न पर। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन, बडिंग सिस्टम द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, किसमें होता है। तो वो है ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब में मुकुलन द्वारा होता है दोस्तों। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इसका हम चित्र भी दिखाते हैं कि बडिंग कैसे होता है दोस्तों। यहाँ मैंने ईस्ट का उदाहरण लिया है। आप देख रहे हैं, ईस्ट जो है बी नंबर ईस्ट में देखिए बड का निर्माण हुआ है। अब बड जो है आगे चल करके न्यू ईस्ट सेल का निर्माण किया है दोस्तों। तो इस प्रकार से मुकुलन का जनन प्रक्रिया होता है ईस्ट में दोस्तों। यदि आप हाइड्रा में देखना चाहें तो हाइड्रा में भी देख लीजिए दोस्तों, नीचे मैंने हाइड्रा का भी आपको दिखाया है। तो हाइड्रा में भी जनन मुकुलन विधि के द्वारा ही होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न पे अब चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, अर्थात असत्य फल है। तो असत्य फल को देखना, असत्य फल के परिभाषा को देखना चाहते हैं दोस्तों, तो पार्ट 1 अवश्य देखें। पार्ट 1 देखने के लिए आपको अपने सिस्टम या मोबाइल के दाएं ओर कोना में देखिए दोस्तों, आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करें, आपको पार्ट 1 दिख जाएगा। पहले पार्ट 1 आप सही ढंग से देख लें दोस्तों, तो ही पार्ट 2 देखें तो अच्छा होगा। तो दोस्तों देखिए, 27 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, अर्थात असत्य फल कौन है। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेब जो है असत्य फल है। असत्य फल क्यों है दोस्तों, ये पार्ट 1 में मैंने बता दिया है। चलिए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 कह रहा है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है दोस्तों, बाइनरी फिजन किसमें होता है। तो बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। देखिए, मैं इसे चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया है। देखिए, ये बाइनरी फिजन हुआ है और आगे चल करके एक नए अमीबा का निर्माण किया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, अंडे में योक अर्थात पीत की मात्रा का वितरण बदल दिए जाने पर निम्न में कौन प्रभावित होगा। तो दोस्तों देखिए, अंडा जो अभी आपने सबसे पहले चित्र में देख रहे थे एग, उसमें यदि पीत जो होता है दोस्तों, योक जो होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बदल दिया जाए तो किसमें परिवर्तन आ जाएगा। तो जो डिवीजन का ढंग होता है, जो विदलन का गुण होता है दोस्तों, वो चेंज कर जाएंगे।
तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 का सही आंसर हो गया ए। 30 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्टिव लिखा है जो कि लिखा गया है, पीत के वितरण के आधार पर अंडे निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होमोलेसिथल, दूसरा होता टीलोलेसिथल और चौथा होता सेंट्रोलेसिथल। आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है 30, निम्न में कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय डीएनए की मात्रा में परिवर्तन से जुड़ी है? कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों जो कोशिकीय डीएनए को बदल देता है? तो वो है निषेचन। निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जो कि कोशिकीय डीएनए को चेंज कर देता है। तो इससे आप डिटेल देखना चाहें तो डिस्क्रिप्टिव में आप नीचे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जेम्यूलस। जेम्यूलस बनते हैं, जेम्यूलस किस में बनते हैं दोस्तों? तो जेम्यूलस जो होता है स्पंज में बनता है दोस्तों, और स्पंज जो है एक तरह का समुद्री जीव होता है दोस्तों। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, स्पंज। यदि आप इसका चित्र देखना चाहें तो देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये स्पंज का चित्र है दोस्तों, जो समुद्री जीव है। यदि स्पंज के बारे में कुछ और जानना चाहें तो देख लीजिए, इसका कुछ मैंने डिस्क्रिप्टिव लिखा है, इससे आप स्पंज के बारे में अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? जो लीची के खाए जाने वाला भाग है दोस्तों उसे हम बीज चोल कहते हैं। 32 का सही आंसर हो जाएगा डी, बीज चोल होता है। इसका आप चित्र नीचे देख रहे हैं दोस्तों, देखिए नीचे इसका चित्र दिखाया गया है लीची का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मानव के निषेचित अंडे में विदलन के बारे में क्या सत्य है? जो डिवीजन होता है दोस्तों, जो निषेचित अंडा होता है, जो फर्टिलाइज एग होते हैं, उसके लिए क्या सत्य है? तो उसके लिए देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी देखिए, यह समान समसूत्री विभाजन के समान होते हैं। 34 नंबर प्रश्न, इसका कुछ मैंने डिस्क्रिप्टिव लिखा है, डिस्क्रिप्टिव को आप देख लीजिएगा। अंडोत्सर्ग के बाद अंडा फैलोपियन ट्यूब में आता है, जहां यह शुक्राणु द्वारा निषेचित किया जाता है तथा विदलन आरंभ हो जाते हैं, विदलन अर्थात डेविएशन। तो इसका 33 का सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 33 का सही आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर 33 का सही आंसर सी हो जाएगा। फैलोपियन नलिका में प्रारंभ होता है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ये शुरू होता है। 33 का सही आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न है, अंडे में विदलन का प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो अंडे जो होते हैं, एग होते हैं, उसमें विदलन का प्रकार किस पर निर्भर करता है? तो जैसा कि ऊपर आपने देखा है, 34 का सही आंसर हो जाएगा सी, पीत की मात्रा के वितरण के आधार पे, जो पीत होता है, योग होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35। आप इसका डिस्क्रिप्टिव भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे लिखा गया है। 35 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन, पार्थेनोक्रॉपिक कहते हैं इसको, इंग्लिश में पार्थेनोक्रॉपिक, हिंदी में अनिषेक जनन कहते हैं। 35 के सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्टिव को भी देखकर आप समझ सकते हैं, जैसा लिखा गया है, पौधे परागण और निषेचन के बाद फल और बीज का उत्पादन करते हैं, लेकिन बिना निषेचन के फल निर्माण या विकास पार्थेनोक्रॉपी कहलाता है, और बिना निषेचन के बीज का निर्माण जो होता है उसे एपोमिक्सिस कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो प्रजनन करता है। फ्लेमिंगो एक प्रकार का पक्षी होता है जिसका प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो फ्लेमिंगो का जो प्रजनन होता है, फ्लेमिंगो एक माइग्रेंट बर्ड है। माइग्रेंट का मतलब होता है कि अप्रवासी पक्षी जो दूसरे जगह के हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौसम होते हैं जहाँ पे ये भारत में आते हैं। तो फ्लेमिंगो का जो प्रजनन होता है वो है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील में। आप यदि फ्लेमिंगो के बारे में देखना चाहते हैं तो देखिए, मैंने यहाँ कुछ फ्लेमिंगो का फ़ोटो लिया है। देखिए फ्लेमिंगो जो काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं, और भी कुछ इमेज है फ्लेमिंगो का, ये पिक्चर है जो कि चिल्का झील में आते हैं। ये माइग्रेंट बर्ड है, नीचे और भी दिया गया है। और फ्लेमिंगो का एक और गुण है कि वे हमेशा एक पैर पे खड़े होकर के ही सोते हैं। तो फ्लेमिंगो का एक बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टीज है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37।
प्रश्न नंबर 37 कह रहा है मानव भ्रूण के विकास प्रक्रिया का सही श्रृंखला क्रम क्या है। जो मानव का जो एम्ब्रियो होता है उसका जो डेवलपमेंट का सही प्रक्रिया क्या है, जैसा कि ऊपर भी बताया गया था, आप उसको फिर से देख सकते हैं। ऐसा मैं फिर से बता देता हूँ। 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज, उसके बाद डिवीजन होता है, विदलन, उसके बाद मोरूला का निर्माण होता है, उसके बाद ब्लास्टुला होता है और लास्ट में गेस्टुला का निर्माण होता है दोस्तों। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्टिव भी मैंने यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न, आप इसका डेवलपमेंट का कुछ इमेज भी देख सकते हैं, फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो निम्नलिखित में सही कौन होगा। तो आप जानते हैं कि हाइड्रा में कलिका का निर्माण होता है, ये बिल्कुल सही है। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसा कि आपने फिगर में भी देख रहा है। देखिए हाइड्रा है, इसके शरीर में जो बर्ड निकलते हैं उसी को हम लोग कलिका कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय डीएनए की मात्रा में परिवर्तन से जुड़ी है। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। 39 का जो सही आंसर होगा वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 40 नंबर, कायिक जनन तथा असंग जनन के बीच क्या समानता है। तो कायिक जनन तथा असंग जनन दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अर्थात अलैंगिक जनन है। इन दोनों का सबसे बड़ी समानता यह है कि ये दोनों में जो अगली पीढ़ी आती है वो जनक के समरूप पैदा होता है, अर्थात समसूत्री विभाजन इनमें होता है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप कायिक जनन को डिटेल में देखना चाहें तो आपको हम दिखा देते हैं। देखिए कायिक जनन और असंग जनन दोनों ही अलैंगिक जनन की विधि है जो जनक के समान संतति को जन्म देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि। ईख जो होता है, गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उसमें ग्राफ्टिंग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका जो वस्कुलर बंडल होता है, जो वस्कुलर बंडल एक सेल है, टिश्यू है, वो क्या होते हैं तो बिखरे होते हैं। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है देखिए 40 नंबर प्रश्न है, कोशिकाओं में चर घातांकीय वृद्धि अभिलाक्षणिक गुण होता है। जो कोशिकाओं में चर घातांकीय वृद्धि अभिलाक्षणिक गुण होता है वो किसका होता है। तो वो भ्रूण है, एम्ब्रियो का ये एक प्रॉपर्टीज है, गुण है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर प्रश्न है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। तो लैंगिक प्रजनन का सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है वो है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, क्योंकि एग और स्पर्म दोनों एक गुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, और दोनों इंटरमिक्स होकर डाइप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है। तो 41 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 का सही आंसर ए हो जाएगा। 42 है, पुदीन कायिक प्रवर्धन करता। पुदीना का जो पौधा होता है उसमें जो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्भूस्तरीय सकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिस्टम के द्वारा। 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिस्टम को डिटेल में जानना चाहते हैं, जो कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन होता है, तो उसे हम आपको बता दें कि कायिक प्रवर्धन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। नीचे जो हम चर्चा करेंगे वो केवल प्राकृतिक कायिक जनन का होगा। देखिए इसमें बहुत सारा चित्र दिख रहा है जो सब कायिक प्रजनन का ही विधि है। तो पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला भूमिगत तने के द्वारा, या कह सकते हैं तने के द्वारा, दूसरा जड़ के द्वारा, और तीसरा हो गया पत्ती के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूमिगत तने के द्वारा। भूमिगत तने का मतलब होता है कि वह तना जो भूमि के अंदर हो, भूमि से नीचे हो। तो भूमि से जो नीचे तने होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कंद, दूसरा प्रकंद, तीसरा घन कंद और चौथा सल्क कंद। तो घन कंद का प्रमुख उदाहरण है आलू, और आलू जो है एक तना का उदाहरण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। प्रकंद भी एक तना का उदाहरण है, जो जैसे अदरक हो गया। तीसरा हो गया घन कंद, जिसे अरबी, जिसे अरुई भी कहते हैं। जिमी कंद भी उसका उदाहरण है।
चौथा हो गया सल्क कंद, जिसे बल्ब कहते हैं इंग्लिश में, जिसे प्याज और लहसुन। तो ये जो था भूमिगत तने के द्वारा, भूमिगत तने ये 4 प्रकार के होते हैं, कंद, प्रकंद, घनकंद और सल्क कंद, जिसका उदाहरण आपको बताया गया है। तो देखिए नीचे ये फिगर में आपको सभी दिख रहे होंगे कि टबर जो आलू है इसमें प्रजनन किस प्रकार से होता है। नीचे देख रहे हैं अदरक, उसके बगल में कॉर्म है और उसके बगल में बल्ब है जो प्याज का उदाहरण है। जो कॉर्म है इसका उदाहरण है अरबी का, जो रिजोम है वो अदरक है, टबर है जो आलू का उदाहरण है। भूमिगत तने के द्वारा इसमें ये चारों कायिक जनन होते हैं। अगला है देखिए, जो तना था जैसा कि मैंने बताया वो जो था पीछे वाला था वह भूमिगत तने के द्वारा था। ये जो है अर्धवायवीय तनों के द्वारा जो होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। अर्धवायवीय तने का मतलब होता है आधा भूमि के नीचे होता है और आधा भूमि के ऊपर होता है। तो यह भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऊपरी भूस्तरीय जिसे हम रनर कहते हैं, इसका प्रमुख उदाहरण है दूध घास या दुभी जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा है भूस्तरीय अस्टोलन, इसका प्रमुख उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। तीसरा है भूस्तरीय ऑफसेट, ऑफसेट में प्रमुख उदाहरण होता है जलकुंभी और पिस्टिया। चौथा है अंतर्भूस्तरीय जिसे शक्कर कहते हैं, इसका प्रमुख उदाहरण है पुदीना। तो इसे आप फिगर में देख रहे हैं, दूध घास जिसे दुभी भी कहते हैं। दूध घास का जो जनन प्रक्रिया है वह रनर है। ऊपरी भूस्तरीय कायिक जनन इसे हम कहते हैं। नीचे देखिए, नीचे जो फिगर आपको दिख रहा है ये स्ट्रॉबेरी का है। स्ट्रॉबेरी जो फल है उसका है। इसमें जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो स्टोलन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिस्टम से होता है। अगला है जो देखिए, अगला है जलकुंभी। जलकुंभी ऑफसेट सिस्टम से होता है। पिस्टिया भी इसका प्रमुख उदाहरण है। इसे ऑकोर्निया क्रासाइप भी कहते हैं दोस्तों। ऐसे ये जो है बहुत तेज़ी से फैलता है, इस कारण से इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं जलकुंभी को। अगला देखिए, ये जो देख रहे हैं ये चौथा है पुदीना। पुदीना जिसे मिंट कहते हैं इंग्लिश में, इसका जो जनन होता है शक्कर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिस्टम से होता है। चलिए अगला देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार से होता है, तना के द्वारा, जड़ के द्वारा और पत्ती के द्वारा। तो अब जड़ के द्वारा देख रहे हैं, जड़ द्वारा कायिक जनन का प्रमुख उदाहरण है सतावर, डेहेलिया और शकरकंद। ये तीनों में जड़ के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। और तीसरा है पत्ती के द्वारा कायिक जनन का प्रमुख उदाहरण है ब्रायोफिलम जिसे हिंदी में अजूबा कहते हैं। तो आप जड़ के द्वारा कायिक जनन का फिगर के द्वारा भी देख लीजिए। देखिए यहाँ जो दिखाया गया जड़ के द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है इसे दिखाया गया है। नीचे देखिए, ये ब्रायोफिलम का है, इसे अजूबा भी ये ब्रायोफिलम है जो प्रमुख रूप से पत्ती के द्वारा, पत्ती के खंड के द्वारा ये कायिक जनन करता है। अगला प्रश्न, कुकुर का संभावित जीवन काल कितना होता है? जो कुत्ता होता है उसका संभावित जीवन काल कितना होता है? तो उसका 20 वर्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है, शाख को वृंत पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके ऊपर निर्भर करते हैं? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाख पर ही निर्भर करते हैं। 45, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे सिनगैमी कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं, संयुग्मन, सिनगैमी। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 है, 46 का जो सही आंसर है, 46 का क्वेश्चन देखिए, 46 है, में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन किसमें होता है? अभी जैसा कि आपने ऊपर देख रहा था कायिक प्रजनन में कि पत्तियों के खंडों द्वारा, तो उसका प्रमुख उदाहरण था ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम एवं केलेचोई जो होता है दोनों में पत्तियों के द्वारा कायिक जनन होता है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? तो वह साधारणतः छोटे होते हैं। 47 का आंसर हो जाएगा बी। 47, 48 है, उभयलिंगी प्राणी कौन है? मुर्गी, सांप, ये भी दोनों, केचुआ। तो 48 का सही आंसर है उभयलिंगी प्राणी केचुआ, डी, क्योंकि इसमें जो जेंडर होता है उसमें कोई भेद नहीं होता दोस्तों। उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही प्राणी में उपस्थित होता है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। 49, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है?
डाइफुलवाइड स्ट्रक्चर कौन है? तो आपने सबसे ऊपर में भी देखा होगा कि वो जो है युग्मनज जाइगोट। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। युग्मनज जो है जाइगोट जो है वो डाइफुलवाइड होता है, द्विगुणित होता है। 49 का सही आंसर हो गया सी। 50 नंबर प्रश्न है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को जीवन काल, लाइफ स्पेन कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में टोटल 25 प्रश्न को देखा है और 25 प्रश्न बचे हुए हैं जिसे हम पार्ट 3 में लाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।